नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आपका जो समय है रीट एग्ज़ाम का वो नज़दीक आ गया है। अब इस प्रकार की सिचुएशन में मन में घबराहट होना, घुटन महसूस करना, ये तो एक आम बात है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम के प्रेशर में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन ये अंतिम समय होता है ना, यही आपको परखने के लिए बेहतर समय होता है, इसलिए घबराना तो सबसे पहले बिल्कुल भी नहीं है। तो रात इंदौरी साहब ने इसी राह की डगर को लेकर कुछ लाइनें कही थी कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी बहुत हैं लेकिन ठहरना नहीं है, और ठहरता है भी कौन। मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला खड़ा हूँ। तेरे पास इतनी बड़ी सेना है लेकिन मैं फिर भी अकेला खड़ा हूँ। मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। फैसला तो वहीं एग्जाम हॉल में मैदान में ही होगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। देखो, सबसे पहले तो आपको अंतिम दिनों में है, मैं कहूँ तो, या 2 दिन कहूँ तो, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। अगर जो बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, अगर किसी का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो आप लाइब्रेरी चले जाएं, वरना आप रूम पे रहिए 2 दिन। और अंतिम समय में सभी को ये भी लगता है कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, जो भी सब्जेक्ट को मैं हाथ लगा रहा हूँ, अरे यार ये तो देखा हुआ ही नहीं है। फिर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो, इतने में दूसरे पे ध्यान चला जाता है कि मैं साइकोलॉजी में इतना घुस गया हूँ, अब मैथ कौन पढ़ेगा। मैथ पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स के अंदर इतनी क्वेश्चन है, वो कौन करेगा। फिजिक्स में ज़्यादा चले गए तो कि केमिस्ट्री कौन कवर करेगा। और यही एसएसटी वालों के साथ में होता है। तो देखो, ये तो एग्जाम टाइम का प्रेशर है, तो ये तो सब होना आम बात है। लेकिन आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो आपका जितना पढ़ा हुआ और अच्छे से याद किया हुआ कि किस पेज पे मैंने क्या लिखा था, इस पेज में इस लाइन को मैंने अंडरलाइन भी किया था और ऊपर हाशिए में भी कुछ अलग से लिखा था, वो आपको सब आपके दिमाग में अलग अलग स्लाइड में घूमता हुआ दिखाई देगा। अब मैंने तो कह दिया कि घबराना नहीं है, लेकिन ये एक सिचुएशन ही ऐसी आती है कि घबराहट अपने आप हो जाती है। और जो बच्चे जितनी अधिक तैयारी करते हैं ना, उनको उतना ही अधिक डर भी लगता है। तो मैं इस संबंध में वो 3 इडियट वाली बात तो कहूँगा नहीं कि दिल पे हाथ रखो और कहना है ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, वो तो कोई बात नहीं है। देखो, वो तो प्रैक्टिकल करना भी इतना आसान नहीं है। और रही बात एग्ज़ाम में क्वेश्चन हल करने की, उसका आपने इतने एग्ज़ाम दिए होंगे, या मैं कहूँ तो इतने मॉक टेस्ट वगैरह इसके लिए दिए होंगे, तो वो आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। जैसे कि कई क्या होते हैं कि पहले अपने सब्जेक्ट में जाके घुस जाते हैं, उसके बाद में साइकोलॉजी को कंप्लीट करते हैं तथा दोनों भाषाओं को अंत में करते हैं। वो आप सभी का अपना तरीका है, वो आप अपने तरीके के हिसाब से रखिए। क्योंकि ये जो तृतीय श्रेणी अध्यापक का मेन एग्जाम कहें या रीट का एग्जाम कहें, इसमें आपको समय की कोई कमी नहीं है, समय आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। अब मैं खुद साइंस मैथ से रहा हूँ, तो था मेरे भी रीट की अगर बात करूँ तो 130 हैं, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में 170 पॉइंट कुछ है, 127 पॉइंट कुछ है। तो मैं तो केवल आपको यही गाइड कर सकता हूँ या मेरा पैटर्न बता सकता हूँ कि मैं तो इस प्रकार से करता हूँ कि सबसे पहले साइकोलॉजी को करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति जब एग्जाम हॉल में बैठता है तो थोड़ा स्थिर होने के लिए साइकोलॉजी ज़रूरी है। या मैं कहूँ तो साइकोलॉजी के थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके अगर पहले सबसे तेज़ दिमाग चलता है तो उसमें आप हल करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद में आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की हैं उनके हिसाब से उनको क्लियर करते हुए चलना है। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को पहले कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में भी थोड़ा सा अधिक दिमाग की ज़रूरत है। उसके बाद में हिंदी को किया, तथा अंतिम रूप से देखें तो मैथ को किया, उसके बाद में साइंस को किया था। क्योंकि हमारे इस एग्ज़ाम में क्या है कि समय की तो इतनी दिक्कत आती नहीं है, थोड़ा बहुत है। साइंस वाले हैं ना, उनको जितना पूरा समय दिया जाता है उतना लगभग लग जाता है, क्योंकि वो मैथ के अंतर्गत पूरा बिल्कुल सटीकता से उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं, अर्थात पूरी तेज़ी से नहीं करते हैं, या मैं कहूँ तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उन्हें पढ़ा नहीं होता, पूरा सार संदर्भित पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि हमें उत्तर बिल्कुल सटीक चाहिए। वो तो तैयारी एग्जाम के हिसाब से ही होती है। जैसे अगर एसएससी का एग्जाम कोई दे रहे हैं तो उसमें आपको फास्ट कैलकुलेशन रखनी होगी। यहाँ पर हमारे पास समय है तो थोड़ा हम टाइम ले सकते हैं। और यही पैटर्न एसएसटी वगैरह के लिए कह रहा हूँ मैं, तो पहले साइकोलॉजी को करिए, फिर आप दोनों जो लैंग्वेज आपकी वो कीजिए, और उसके बाद में आप अपने सब्जेक्ट में घुस जाइए। लेवल फेस्ट वालों के लिए भी यही लागू होता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही पैटर्न आप भी फॉलो कर सकते हैं।
अब मैं बात करता हूँ सेंटर को लेकर। मेनली होम डिस्ट्रिक्ट मिले हैं, तो होम डिस्ट्रिक्ट के चक्कर में कईयों के तो बिल्कुल पास में ही आ जाता है, तो उस चक्कर में आपको सबसे पहले तो लेट नहीं होना है। आप ये सोचेंगे कि मैं तो चला जाऊंगा, नहीं, चले जाने से कोई बात नहीं होती। आपको सबसे पहले समय का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप समय से पहले एग्जाम हॉल के आगे पहुंच जाते हो ना, तो आपको एक थोड़ा सा खुद में कॉन्फिडेंस आता है। और जिनका अगर थोड़ा बहुत दूर दराज आया है, तो सबसे पहले तो वो रोडवेज वाली तो सोचना भी मत। अगर ज़्यादा भीड़ है ना, तो रोडवेज की तो सोचना भी मत। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है, कई बार ज़्यादा भीड़ होने की वजह से जो बच्चे होते हैं या लड़कियां होती हैं, वो अक्सर बस में चढ़ नहीं पाती हैं। तो उस जो 100-200 का धोखा है ना, वो आपको ज़िंदगी भर रहेगा। क्योंकि आगे रीट कब आए पता नहीं, 3 साल लग भी जाएं, 4 साल भी लग जाएं। तो धक्का मुक्की करे बिना बिल्कुल आपको सरल और सुगम परिवहन का चयन करना है। अगर आप सफ़र में हैं या थोड़ा बहुत आपका दूर है, तो आप म्यूजिक का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूजिक से क्या है कि आपका एक फ्लो बना रहता है, तथा आप में कॉन्फिडेंस बना रहता है, और जो एग्ज़ाम टाइम की चीज़ें जो आपके सिलेबस में, वो इतनी आपके दिमाग में इधर उधर नहीं घूमेंगी। और एक जो बच्चे कुछ करते हैं, जैसे कि राह में जाते हुए या बस में जाते हुए भी पढ़ते रहते हैं, वो देखो खुद का सबका अलग अलग खुद का तरीका होता है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है कि आप पूरी किताबें लेकर साथ में नहीं जाते हैं। कोई एक, जैसे कोई करंट का टॉपिक ऐसे पढ़ते हुए चलते हैं, या कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर आप मेनली फोकस करते हुए चलते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब आप केवल वही एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो उसका ही आपको केवल दिमाग में रहता है। आपको ये लगता है कि और सब्जेक्ट है ना, वो तो मैंने जैसे पढ़े ही नहीं है, वो दिमाग में कहाँ चले गए पता ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा पहले पढ़ना नहीं चाहिए। उससे जो पूरे सभी आपका सिलेबस है, सभी सब्जेक्ट का, वो एक अलग से डेस्क से पूरे दिमाग में घूमती रहती है। सही है ना? हाँ, तो एग्ज़ाम आराम से जाएं, बस में अगर बैठे हैं तो आराम से म्यूजिक सुनते जाएं, रिलैक्स से रहिए। एग्ज़ाम सेंटर के आगे अगर आपको कोई अपना जानकार मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा, वरना अगर कोई आपके साथ में जाता है तो और ही अच्छा, क्योंकि उसके साथ में आपको समय बिताना है या केवल उससे बात करनी है। और अगर कोई कम्पिटिटिव आपको मिल भी जाता है, तो ज़्यादा सिलेबस वगैरह की बात नहीं करनी है। और लड़के तो मैं अक्सर देखता हूँ कि ज़्यादा पैनिक होते भी नहीं, अर्थात इतनी ज़्यादा टेंशन लेते भी नहीं है। थोड़ा सा लड़कियों में घबराहट अधिक हो जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। और जो कुछ पहली बार दे रहे हैं, और जिन्होंने पहली बार दिया भी था और किसी कारणवश से उनका सफल नहीं हो पाया था, तो सभी को रिलैक्स होकर अच्छे से एग्ज़ाम में जाना है। एक, जैसे आप पेन वगैरह सिलेक्ट करते हैं ना, तो आप पेन एग्ज़ाम में वही यूज़ करना जो आपको अक्सर आप प्रैक्टिस करते समय आपको जचा हुआ पेन है। यूँ नहीं है कि यहाँ तो आप बॉल पेन से लिखते हैं और वहाँ आप नया सा कोई जेल पेन ले जाते हैं। उससे क्या होता है कि दिक्कत आती है कई बार, वो हमारे नीचे से पारदर्शी पूरी खराब हो जाती है, जिससे उसका जो गोले में अंदर हमने भरा हुआ होता है ना, वो थोड़ा फैल जाता है, तथा दूसरे गोले की तरफ भी चला जाता है, जिसको कंप्यूटराइज्ड चेक करते समय गलत भी माना जा सकता है। और रही बात पेपर की, तो अनुत्तरित तो आपको कोई करना है ही नहीं, अर्थात 5वें ऑप्शन तक तो किसी को जाना ही नहीं है। और क्वेश्चनों में अक्सर ये होता है कि कई बार हमें आता हुआ होता है, वो तो चलो ठीक है, आता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मेनली तो अगर हमें पढ़ा हुआ है ना, तो हम 2 ऑप्शन में जाके रुक जाते हैं। तो 2 ऑप्शन में भी अक्सर यही होता है, जो आपको पहले सही लगता है ना, वही सही होता है। तो ये कुछ एग्ज़ाम को लेकर हमारी महत्वपूर्ण बातें थी। अगर किसी को समय लगे या बस में जाते समय या थोड़ा बहुत पहले, तो ये सुन लेना, आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस होते हैं, वो थोड़े बहुत शेयर करने अच्छे रहते हैं। अगर कोई सुनता है, किसी को अच्छा लगता है, तो भी बात, अगर किसी का एक का भी इसके लिए भला हो जाता है, तो हमारे लिए बिल्कुल सार्थक सिद्ध होगा। और रही बात है मोटिवेशन की, जैसे आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि 2 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, सेल्फ मोटिवेट और एक दूसरे के द्वारा मोटिवेट किया हुआ। लेकिन दूसरे के द्वारा मोटिवेट किया हुआ, या मेरी वीडियो के माध्यम से मान लीजिए आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं, तो वो केवल आपके 2-4 मिनट ही रहता है, या जोर मारकर 1 दिन रहता है। लेकिन आपका जो खुद का अंदर का मोटिवेशन है ना, वही आपके अक्सर काम आता है, या ज़िंदगी भर वही आपको आगे लेकर चलता है। वही बात है यार, सबसे पहले कि माँ बाप से बड़ा तो कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता है। अगर अक्सर उनकी
पिक्चर आपके दिमाग में घूमती रहती है ना, तो उससे बड़ा तो सेल्फ मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता है। और एक एडमिट कार्ड को लेकर भी कई बच्चे ये सोचते हैं कि उस दिन निकलवा लेंगे, ऐसे निकलवा लेंगे, सेम टाइम निकलवा लेंगे। ऐसा अगर आप नहीं करें, इससे बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले पहला दिन है ना, तो वहीं पर आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए और उसमें जो भी कुछ दिया हुआ उसको अच्छे से देख लें, ड्रेस कोड देख लें, कितना क्या फ़ोटो ले जाना है वो सब अच्छे से पढ़ लें। और जितना भी कुछ एडमिट कार्ड में दिया हुआ आईडी वगैरह के लिए, तो वो सब आप अपने पास में शाम को उसको कलेक्ट करके रख लेना है। और रही बात नींद की, वो नींद तो मुझे पता है नहीं आएगी पहली रात में, फिर भी कोशिश करना कि समय से खाना खा कर सो जाएं। और अच्छे से अगर पूरी नींद होती है ना, तो अगले दिन एग्ज़ाम में आपको दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में फिर आपको नींद फील नहीं होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो खुद के एक्सपीरियंस से मान लीजिए, और किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो उसको पता भी होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे पहली बार भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत ये सार्थक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो खुद के एक्सपीरियंस से मान लीजिए सीधे हो सकता है। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छा करें, यही हम कामना करते हैं, और हम तो यही हैं, आकर आप फिर से हमसे बातें कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।